मेवाड़ रियासत के इतिहास की सीरीज के पार्ट थर्ड में हम चर्चा करने वाले हैं चित्तौड़ से संबंधित एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना के बारे में, जब चित्तौड़ के शासक थे रावल रतन सिंह और दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। इसी घटना के संबंध में सन 1540 में मोहम्मद मलिक जायसी के द्वारा लिखा गया पद्मावत जो ग्रंथ है, उसमें कौन सी बातें सत्य हैं और कौन सी बातें काल्पनिक हैं, हम इसकी भी चर्चा करेंगे और काल्पनिक बातों का हम महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर खंडन करने का प्रयास भी करेंगे। हालांकि यह विषय ऐसा था जो काफी समय, अभी कुछ समय पहले सुर्खियों में भी था और विवादों में भी रहा। तो केवल होता क्या है, इतिहास की पूर्ण रूप से जानकारी न होने के कारण हम काल्पनिक बातों को सत्य मान लेते हैं। तो यहां इस वीडियो के लास्ट तक आप रहना ताकि इस घटना के संबंध में आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। तो मैं रमन भारद्वाज क्लासेस से, और आइए हम शुरू करते हैं मेवाड़ रियासत का पार्ट थर्ड। तो मेवाड़ रियासत के पार्ट थर्ड पर आगे चर्चा करने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि हमने पार्ट सेकंड को कहां स्टॉप किया था। तो पार्ट सेकंड में हमने देखा था कि सन 1302 ईस्वी में, या कुछ जगह 1301 ईस्वी भी हमको देखने को मिलता है कि सन 1302 ईस्वी में रावल रतन सिंह चित्तौड़ के अगले शासक बने थे। इनके पिता थे समर सिंह और समर सिंह के बाद उनके उत्तराधिकारी उनके पुत्र रावल रतन सिंह थे। समर सिंह की एक और संतान थे कुंभकर्ण, जो अपने पिता समर सिंह की आज्ञा लेकर कहां चले गए थे, नेपाल, और उन्होंने नेपाल में गुहिल वंश की स्थापना की। तो पार्ट सेकंड के लास्ट में हमने यहां तक चर्चा कर ली थी। अब हम आगे शुरू करते हैं। तो देखो, हमने यहां देखा कि सन 1302 ईस्वी में रावल रतन सिंह चित्तौड़ के शासक बने और इनके समय में ही सन 1303 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया और यहां पर चित्तौड़ का पहला शाखा हुआ। कब? सन 1303 ईस्वी में। शाखा का मतलब मैं समझा चुका हूं कि यहां योद्धाओं के द्वारा केसरिया किया गया और महिलाओं के द्वारा जौहर किया गया, और यह चित्तौड़ का पहला शाखा था। देखिए, यहां जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया तो उससे पहले 28 जनवरी सन 1303 ईस्वी को उसने दिल्ली से प्रस्थान किया था और लगभग 6 महीने की घेराबंदी के बाद, बहुत प्रयास करने के बाद 26 अगस्त सन 1303 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ के दुर्ग पर अधिकार हो गया था। अब यहां उसको चित्तौड़ के दुर्ग को जीतने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। इसके कारण वो बहुत क्रोधित भी था और लगभग यहां पर 30,000 लोग मार दिए गए। इस युद्ध में 30,000 हिंदुओं की हत्या कर दी गई। अब देखो, ये तो वो मुख्य घटना थी जो मैंने आपको मोटे मोटे तौर पर बताई। इसी घटना के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं और इसी घटना के इर्द गिर्द हमारा पूरा विषय, ये पूरा वीडियो हमारा रहेगा। देखो, अब ये जो 1303 में घटना हुई, इस घटना के संबंध में एक व्यक्ति ने लिखा है जिनका नाम था मोहम्मद मलिक जायसी। इन्होंने सन 1540 में एक पुस्तक लिखी पद्मावत, और उस पद्मावत के अंदर ही उन्होंने सारी घटना का वर्णन किया। वैसे इस बात पर आप गौर जरूर करना कि घटना कब की है, 1303 की, और लिखा कब जा रहा है पद्मावत, 1540 ईस्वी में, शेर शाह सूरी के समय में। तो यहां पर मोहम्मद मलिक जायसी ने देखो बहुत बातें लिखी हैं, इसमें बहुत सी बातें काल्पनिक भी हैं, लेकिन वो काल्पनिक कैसे हैं, ये पहले एक बार मैं पद्मावत में क्या क्या लिखा गया है पूरा उसका वर्णन कर लेता हूं और फिर हम डिस्कशन करेंगे कि काल्पनिक क्यों है, किन इतिहासकारों ने इन बातों को काल्पनिक बताया है और क्यों बताया है। तो यहां पर जो जो काल्पनिक बातें लिखी गई हैं, एक एक करते हुए पॉइंट टू पॉइंट में उन सब बातों का खंडन करता हुआ चलूंगा। तो सबसे पहले मैं आपके साथ चर्चा कर लेता हूं कि मोहम्मद मलिक जायसी ने पद्मावत में क्या लिखा है। मोहम्मद मलिक जायसी ने बताया कि श्रीलंका में एक प्रदेश है सिंहल प्रदेश, वहां का एक राजा था गंधर्व सेन, और गंधर्व सेन और उसकी पत्नी चंपावती की एक पुत्री थी जिसका नाम था पद्मिनी, और पद्मिनी जो है वो बहुत ज्यादा सुंदर थी। पद्मिनी का एक पालतू तोता था हीरामन। अब क्या हुआ, उस पालतू तोते को एक दिन शिकारी ने पकड़ लिया और शिकारी ने उसको ले जाकर बेच दिया एक ब्राह्मण के पास में। ब्राह्मण ने उस तोते को ले जाकर बेचा चित्तौड़ के रावल रतन सिंह के पास में। अब जब रावल रतन सिंह की कैद में वो तोता था तो उसने राजकुमारी पद्मिनी की सुंदरता का बखान रावल रतन सिंह के सामने करना शुरू किया, यानी कि रावल रतन सिंह को पद्मिनी के बारे में बताया। अब जब रावल रतन सिंह ने तोते से यह बात सुनी तो रावल रतन सिंह के मन में पद्मिनी को देखने की इच्छा जागृत हुई और वो एक जोगी का भेष करके कहां चला गया, चित्तौड़ से, और सिंघल प्रदेश श्रीलंका चला गया। अब वहां उसने पद्मिनी को देखा, लेकिन पद्मिनी के जो पिता थे गंधर्व सेन, जब उनको रावल रतन सिंह की असलियत का पता चला कि यह व्यक्ति जोगी नहीं है जबकि चित्तौड़ का राजा है, तो उन्होंने अपनी पुत्री पद्मिनी का विवाह रावल रतन सिंह के साथ कर दिया।
और रावल रतन सिंह शादी करने के बाद वापस चित्तौड़ से और कहां पर आ गया, सॉरी सिंघल प्रदेश श्रीलंका से कहां पर आ गया, चित्तौड़ में आ गया। अब जब यहां पर पहुंचा तो देखो उसने क्या किया कि उसके राज्य में एक व्यक्ति था राघव चेतन। रावल रतन सिंह ने क्या किया, अपने राज्य के एक व्यक्ति राघव चेतन को, जो कि जादू टोने में निपुण था, जादू टोने किया करता था, उसको अपने राज्य से निकाल दिया, निष्कासित कर दिया। इसी बात से नाराज होकर और इस बात का बदला लेने के लिए राघव चेतन चित्तौड़ से निकलकर कहां पहुंचा, दिल्ली। और दिल्ली में जाकर उसने अलाउद्दीन खिलजी को रानी पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताया। अब ऐसा बताया जाता है, पद्मावत में ऐसा लिखा हुआ है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब पद्मिनी के बारे में ये सब सुना, उसकी सुंदरता के बारे में सुना, तो वो मन ही मन उस पर मोहित हो गया और उसको प्राप्त करने के उद्देश्य से वो चित्तौड़ की ओर आ गया। और चित्तौड़ जब वो पहुंचा तो उसने गंभीरी और बेड़च नदियों के किनारे अपना कैंप लगाया और यहीं से चित्तौड़ के दुर्ग की घेराबंदी करनी शुरू कर दी। लेकिन बहुत प्रयासों के बाद भी जब वो चित्तौड़ के दुर्ग को जीत नहीं सका तो उसने फिर यहां पर एक चाल सोची। और चाल क्या सोची कि पहले उसने रावल रतन सिंह के पास में ये मैसेज पहुंचवाया कि ठीक है, मैं यहां से बिना युद्ध लड़े ही चला जाऊंगा, लेकिन मैं एक बार चित्तौड़ के दुर्ग को देखना चाहता हूं। रावल रतन सिंह ने उसकी बात को स्वीकार कर लिया और चित्तौड़ के दुर्ग में उसको आने का निमंत्रण भेज दिया। अब अलाउद्दीन खिलजी वहां पर आया और ऐसा बताया जाता है कि दर्पण के माध्यम से, कांच के माध्यम से अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी के दर्शन कराए गए। देखो, मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता हूं, केवल ऐसा पद्मावत में लिखा हुआ है, लेकिन एक एक बात का मैं खंडन जरूर कर दूंगा। ये पूरा टॉपिक, पूरा वीडियो आपको उसके लिए देखना पड़ेगा। अभी एक बार हम केवल वो बातें चर्चा कर रहे हैं जो पद्मावत में लिखी हुई है। तो यहां से देखो क्या हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ के दुर्ग में आया, उसका स्वागत किया गया और वापस अलाउद्दीन खिलजी जब गया तो उसने रावल रतन सिंह को भी निमंत्रण भेजा कि आप भी आइए। अब रावल रतन सिंह भी गया अलाउद्दीन खिलजी के बेड़े में मिलने के लिए, तो वहां अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, रावल रतन सिंह को बंदी बना लिया। और अलाउद्दीन खिलजी ने यह कहा कि अगर रावल रतन सिंह को छुड़ाना चाहते हो तो रानी पद्मिनी को मेरे पास में भेज दो। अब जब इस बात की खबर पद्मिनी को मिली तो पद्मिनी ने अलाउद्दीन खिलजी के पास में एक मैसेज पहुंचा दिया। क्या मैसेज? कि मैं अपनी 1600 दासियों के साथ आपके पास में आ रही हूं, लेकिन आपसे मिलने से पूर्व मैं अपने पति रावल रतन सिंह से मिलूंगी और उसके बाद में आपके पास में आ जाऊंगी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इस बात पर सहमति दे दी कि ठीक है, आप पहले रावल रतन सिंह से मिल लेना और उसके बाद में मेरे पास में आ जाना। लेकिन यहां पर रानी पद्मिनी ने क्या किया कि दासियों की बजाय सैनिकों को महिलाओं के वस्त्र पहनाकर डोलियों में बैठा दिया। अब जब ये सैनिक वहां पहुंचे तो इन्होंने युद्ध किया और रावल रतन सिंह को छुड़ाकर और सुरक्षित कहां पर लेकर आ गए, चित्तौड़ के दुर्ग में लेकर आ गए। अब इस सारी घटना के कारण अलाउद्दीन खिलजी नाराज हुआ और उसने चित्तौड़ के दुर्ग पर आक्रमण करके उसको जीत लिया। तो ये सारी बातें लिखी गई हैं पद्मावत में। पद्मावत किसने लिखी? मोहम्मद मलिक जायसी के द्वारा लिखी गई है। अब देखो, इसमें जो जो काल्पनिक बातें लिखी गई हैं, हम एक एक करके इतिहासकारों की बातों के आधार पर उनका खंडन करते हैं। जैसे एक तो इतिहासकार हुए राजस्थान के गौरीशंकर हीराचंद ओझा, और इन्होंने लिखा है उदयपुर राज्य का इतिहास। उदयपुर राज्य के इतिहास में पेज नंबर 187 और 188 पर इन्होंने क्या बताया है कि इतिहास के अभाव में लोगों ने पद्मावत को एक ऐतिहासिक पुस्तक मान लिया, जबकि पद्मावत जो है ये आजकल के जो उपन्यास होते हैं, ऐतिहासिक उपन्यास, इनकी ही भांति एक कविताबद्ध एक कथा सी लगती है। और इसका जो क्लेवर है, क्लेवर का मतलब बाहरी ढांचा, वो तो इसी बात पर लिखा गया है कि चित्तौड़ का राजा रतन सिंह था, उसकी रानी पद्मिनी थी और अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें केवल पद्मावत को रोचक बनाने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए लिख दी गई हैं। इसके अलावा देखो ओझा हमको क्या बताते हैं कि सन 1302 ईस्वी में रावल रतन सिंह चित्तौड़ के शासक बने और 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया और जीत लिया और यहां रावल शाखा समाप्त हो गई। तो कुल मिलाकर गौर करना इस बात पर कि 1302 से और 1303 यानी कि रतन सिंह केवल 1 साल के लिए ही शासक रहा। अब इस 1 साल के अंदर वो चित्तौड़ से और श्रीलंका भी गया जोगी के भेष में, वहां उसने पद्मिनी को भी देखा, पद्मिनी से उसने शादी भी की और शादी करने के बाद वापस कहां पर आ गया, चित्तौड़ भी आ गया। तो ओझा कहते हैं कि केवल 1 साल में यह सब संभव प्रतीत नहीं होता। अब इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी ध्यान से सुनना आप। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने यह कहा है कि जिस समय यह घटना हुई चित्तौड़ की सन 1303 ईस्वी में,
उस समय सिंघल प्रदेश का जो शासक था श्रीलंका के सिंघल प्रदेश का, वो था कीर्ति निशंक देव या फिर भुवनेक बाहु, इनमें से कोई एक शासक वहां का था। और सबसे महत्वपूर्ण, गौरीशंकर ओझा ने यह कहा कि सिंघल प्रदेश के इतिहास में गंधर्व सेन नाम का कोई राजा ही नहीं हुआ। तो भैया फिर तो दिक्कत हो जाएगी, फिर तो अब तो मेरे मन में भी ये सवाल पैदा हो जाएगा और आपके मन में भी ये सवाल पैदा हो जाएगा कि अगर सिंघल प्रदेश में गंधर्व सेन नाम का कोई राजा ही नहीं हुआ तो फिर क्या ये पद्मिनी की पूरी कहानी झूठी है? झूठी तो नहीं है, बात तो सच है। क्योंकि अगर आप चित्तौड़ के दुर्ग में जाएंगे तो वहां पर आपको रानी पद्मिनी का महल भी मिल जाएगा और इसके अलावा रतन सिंह के जो सेना नायक थे गोरा बादल, उनके महल भी मिल जाएंगे जो कि वर्तमान में खंडहर के रूप में तब्दील हो रहे हैं। तो कहानी तो सही है, लेकिन यहां पद्मावत में जो काल्पनिक चीजें जोड़ दी गई है ना, उनका खंडन हो जाता है इस बात से। अब इसके अलावा देखो, एक व्यक्ति हुए हैं मोहम्मद कासिम फरिश्ता, और इन फरिश्ता ने एक किताब लिखी है तारीख ए फरिश्ता। तारीख ए फरिश्ता कब लिखी गई है? पद्मावत के भी 70 साल बाद, यानी कि पद्मावत को लिखा गया था 1540 में, तो इसके 70 साल बाद का मतलब सन 1610 ईस्वी में तारीख ए फरिश्ता लिखी गई है। अब फरिश्ता ने यहां पर क्या बताया है कि पद्मिनी जो है वो रावल रतन सिंह की पत्नी नहीं थी, बल्कि उसकी राजकुमारी थी, यानी पुत्री थी, और वो गई थी दिल्ली। अब यहां फरिश्ता ने कुछ और बात ही लिख दी। तो कहने का मतलब यह है कि इन इतिहासकारों ने अपने हिसाब से कुछ भी काल्पनिक चीजों को जोड़ते चले गए। सबसे पहले मोहम्मद मलिक जायसी ने पद्मावत में कुछ लिखा और उसी चीजों को आधार मानकर बाकी जो फारसी इतिहासकार थे उन्होंने और ज्यादा इंटरेस्टिंग या और ज्यादा रोचक बनाने के लिए कहानियां जोड़ते चले गए। वैसे भी क्या होता है, देखो, अगर आप कोई स्टोरी बनाएंगे तो उस स्टोरी में अगर आप थोड़ा सा छौंक लगा दें, अगर तड़का लगा दें, तो ही वो स्टोरी लोगों को पसंद आएगी और लंबे समय तक उनके दिमाग में रहती है। तो ऐसा ही कुछ करने का यहां पर प्रयास किया गया है। अब देखो, अगर ये सारी बातों का हम खंडन कर दें कि अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मिनी को प्राप्त करने के उद्देश्य से चित्तौड़ पर आक्रमण नहीं किया था, तो फिर उसने आक्रमण क्यों किया था? उसके आक्रमण करने का एक सिंपल सा रीजन है। अलाउद्दीन खिलजी जो है वो अपने आप को सिकंदर बनाना चाहता था, अलेक्जेंडर बनाना चाहता था। कौन था सिकंदर महान? जो धरती को, दुनिया को जीतने के लिए निकला था। तो अलाउद्दीन खिलजी भी ये चाहता था कि मेरा भी पूरी दुनिया पर अधिकार हो। और यहां चित्तौड़ के दुर्ग पर आक्रमण करना क्यों जरूरी था? क्योंकि देखो, एक तो उत्तर भारत पर अपना राज्य लंबे समय तक स्थायी करना, और दूसरा जो दक्षिणी भारत है उसको भी अपने अधिकार क्षेत्र में लाने के लिए यहां पर अलाउद्दीन खिलजी की यह महत्वाकांक्षा हुई कि चित्तौड़ के दुर्ग पर अधिकार किया जाए। चित्तौड़ की इतनी क्या इंपॉर्टेंस हो गई भैया? देखो, चित्तौड़ का जो मार्ग है, यहीं से चित्तौड़ से होते हुए आपको गुजरात जा सकते थे, चित्तौड़ से होते हुए आप मालवा और मध्य प्रदेश जा सकते थे। यानी कि अगर आपको दक्षिणी भारत को जीतना है तो आपको चित्तौड़ को अपने अधिकार क्षेत्र में लाना पड़ेगा। इसके अलावा चित्तौड़ से व्यापारिक मार्ग भी जाते थे, और व्यापार किस लिए होता था? आर्थिक रूप से सशक्त होने के लिए। तो चित्तौड़ का आर्थिक महत्व भी था और सैन्य दृष्टि से भी इसका महत्व था, लेकिन फिर भी आर्थिक दृष्टि की बजाय सैन्य रूप से ज्यादा इसका महत्व था। और इसी कारण से अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के दुर्ग पर आक्रमण किया और चित्तौड़ के दुर्ग को जीत लिया। अब देखो, चित्तौड़ के दुर्ग को जब उसने जीता तो सरल, बिल्कुल आसानी से उसका अधिकार नहीं हो गया। वो कब चला था? 28 जनवरी 1303 को दिल्ली से चला था चित्तौड़ की ओर, और चित्तौड़ पहुंचा। चित्तौड़ पहुंचने के बाद लगभग 6 महीने तक उसने घेराबंदी की, और घेराबंदी करने के बाद, बहुत प्रयासों के बाद, फिर 26 अगस्त 1303 ईस्वी को चित्तौड़ के दुर्ग पर उसका अधिकार हो गया था। अब देखो, यहां शाका जो हुआ था इसके बारे में मैं पहले ही वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूं। जब चित्तौड़ के दुर्ग को उसने जीता तो चित्तौड़ का किला अपने पुत्र खिज्र खां को दे दिया और चित्तौड़ का नाम बदलकर कर दिया खिजराबाद। इसके अलावा चित्तौड़ के दुर्ग तक पहुंचने के लिए उसने गंभीरी नदी पर एक पुल भी बनवाया था और रास्ते में जो जो मकान थे उन सारे मकानों को तुड़वा दिया था। अब अगर आप चित्तौड़ के दुर्ग जाएं तो वहां उसकी तलहटी में एक मकबरा बना हुआ है, और सन 1310 ईस्वी का फारसी भाषा में एक लेख लिखा हुआ है जिसमें अलाउद्दीन खिलजी को बताया हुआ है उस समय का सूर्य, इसके अलावा ईश्वर की छाया और संसार का रक्षक। ये सारी बातें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में लिखी गई है। खैर, अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ के दुर्ग को जीता। जीतने के बाद अपने पुत्र को सौंपा, खिज्र खां को सौंपा, और उसका नाम खिजराबाद कर दिया। और अलाउद्दीन खिलजी वापस चित्तौड़ से कहां चला गया? दिल्ली चला गया। अब देखो, खिज्र खां का भी यहां पर शासन रहा, लेकिन हुआ क्या? सन 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई और खिज्र खां ने चित्तौड़ के दुर्ग का कार्यभार
सोनगरा के चौहान थे मालदेव चौहान, इनको मालदेव मूछाड़ा भी बोलते हैं, इनको चित्तौड़ का कार्यभार सौंपा और खिजर खां यहां से कहां चला गया, दिल्ली चला गया। अब ये मालदेव चौहान या मालदेव मूछाड़ा कौन था, तो देखो इस संबंध में मैं पहले फोर्ट ऑफ राजस्थान से रिलेटेड जालोर और शिवाना के पार्ट में आपसे चर्चा कर चुका हूं, लेकिन फिर भी यहां पर एक बार हल्की फुल्की चर्चा कर लेता हूं कि सन 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जब जालोर पर आक्रमण किया था तो उस समय जालोर का शासक था कानड़देव चौहान और 1311 ईस्वी में जालोर का शाका हुआ था। तो मालदेव चौहान जो है ये कानड़देव चौहान का ही भाई था जो कि अलाउद्दीन खिलजी की शरण में चला गया था। अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली थी, इसी कारण अलाउद्दीन खिलजी ने इसको जीवित छोड़ दिया था। तो यहां पर खिजर खान ने चित्तौड़ के दुर्ग का कार्यभार मालदेव चौहान को सौंपा और स्वयं कहां पर चला गया, दिल्ली चला गया। अब देखो यहां कैसे घटनाओं में परिवर्तन आया, समझना इसको ध्यान से। खिजर खान दिल्ली चला गया था, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई और इस समय दिल्ली सल्तनत जो है ये बहुत ही अस्थिरता के दौर से गुजर रही थी। तो इसी बात का फायदा उठाते हुए सन 1326 ईस्वी में हमीर सिसोदिया ने चित्तौड़ के दुर्ग पर यानी मेवाड़ पर सिसोदियाओं की सत्ता स्थापित की जो कि भारत की स्वतंत्रता तक स्थापित रही। अब देखो यहां पर हमीर सिसोदिया ने किसको पराजित करके चित्तौड़ के दुर्ग को प्राप्त किया, तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा तो ऐसा कहते हैं कि मालदेव सोनगरा चौहान का पुत्र था जयसिंह चौहान या जैसा चौहान, तो इसको पराजित करके हमीर सिसोदिया ने चित्तौड़ पर अपना अधिकार किया। लेकिन रणकपुर प्रशस्ति जो कि पाली में है वहां से यह पता चलता है कि मालदेव चौहान का जो पुत्र था वो था बनवीर चौहान और बनवीर चौहान को पराजित करके हमीर सिसोदिया ने सिसोदियाओं की सत्ता स्थापित की। तो यहां क्वेश्चन आपसे कैसा पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग ही आपका आंसर रहेगा। अगर आपसे यह पूछा जाता है कि गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार हमीर सिसोदिया ने किसको पराजित करके मेवाड़ पर सिसोदियाओं की सत्ता स्थापित की, तब तो क्या आएगा, मालदेव चौहान के पुत्र जयसिंह चौहान या जैसा चौहान। और अगर आपसे पूछा जाता है कि रणकपुर प्रशस्ति के अनुसार हमीर सिसोदिया ने किसको पराजित करके मेवाड़ पर सिसोदियाओं की सत्ता स्थापित की, तो क्या आएगा, मालदेव चौहान के पुत्र बनवीर चौहान। अब देखो हम एक बार हमीर सिसोदिया के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। हमीर सिसोदिया सन 1326 में मेवाड़ का शासक बना और सन 1364 ईस्वी तक ये मेवाड़ का चित्तौड़ का शासक रहा। कौन था हमीर सिसोदिया? देखो सिसोदा का एक जागीरदार या सिसोदा का सरदार था जिसका नाम था लक्ष्मण सिसोदिया और लक्ष्मण सिसोदिया का ही पौत्र यानी पोता था हमीर सिसोदिया। ये लक्ष्मण सिसोदिया कौन था? ध्यान करो, सन 1303 ईस्वी में जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो वहां पर चित्तौड़ के दुर्ग की रक्षा करने के लिए सिसोदा का जो सरदार था लक्ष्मण सिसोदिया वो अपने 7 पुत्रों सहित चित्तौड़ की दुर्ग की रक्षा के लिए शहीद हो गया था, अपने प्राणों का बलिदान कर लिया था। हालांकि चित्तौड़ का ये जो शाका हुआ था सन 1303 ईस्वी में, उसकी घटना के बारे में यानी उसका जो पूरा चित्रण, उसका सजीव चित्रण लिखा है अलाउद्दीन खिलजी का ही कवि था, प्रसिद्ध लेखक है अमीर खुसरो। उसने एक रचना लिखी है खजाइन उल फुतूह। तो खजाइन उल फुतूह में अमीर खुसरो ने सन 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ के आक्रमण का पूरा चित्रण किया है। तो ये तो खैर हमको समझ में आ गया। वापस पॉइंट पर आ जाते हैं कि लक्ष्मण सिसोदिया था। अब लक्ष्मण सिसोदिया का ही पुत्र था अरि सिंह और अरि सिंह का ही पुत्र था हमीर सिसोदिया। तो हमीर सिसोदिया सन 1326 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बन गया। अब हमीर सिसोदिया के बारे में कर्नल जेम्स टोड ने कहा है कि हमीर सिसोदिया उस समय का प्रबल हिंदू शासक था। इसके अलावा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में हमीर सिसोदिया को विषम घाटी पंचानन कहा गया है। क्या मतलब है इसका? देखो विषम घाटी पंचानन का मतलब हो गया विपरीत परिस्थितियों में या विषम परिस्थितियों में भी सिंह के समान, शेर के समान। इसके अलावा एक टीका लिखी गई है महाराणा कुंभा द्वारा, रसिक प्रिया की टीका। उसमें हमीर सिसोदिया को वीर राजा की संज्ञा दी गई है। थोड़ा सा एक बार चर्चा कर लेते हैं रसिक प्रिया की टीका क्या है। देखो एक पुस्तक लिखी गई थी 12वीं शताब्दी में जयदेव के द्वारा जिसका नाम था गीत गोविंद, और गीत गोविंद में भगवान श्री कृष्ण और गोपियों के बारे में वर्णन मिलता है, विशेषतः राधा और भगवान श्री कृष्ण के बारे में। तो गीत गोविंद में जो पद हैं उन पदों के साथ किस तरह के राग और किस तरह की रागनियां गाई जाएंगी, इसी बात को लेकर यही सब लिखा गया है रसिक प्रिया की टीका में। और रसिक प्रिया की टीका की रचना किसने की थी?
महाराणा कुंभा के द्वारा की गई थी। वैसे महाराणा कुंभा के बारे में भी हम चर्चा करेंगे अभी जैसे जैसे मेवाड़ रियासत की ओर हम आगे बढ़ेंगे। वापस अमीर सिसोदिया पर लौट कर आ जाते हैं। देखो, अमीर सिसोदिया के बारे में ऐसा बताया जाता है कि यहां इसने चित्तौड़ के दुर्ग में अन्नपूर्णा माता के मंदिर का निर्माण कराया था, और यह जानकारी हमको मिलती है मोकल जी के शिलालेख से। अब यह हमीर सिसोदिया उस समय का प्रबल हिंदू शासक था, और दिल्ली सल्तनत में इस समय मोहम्मद बिन तुगलक का शासन हो गया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने हमीर सिसोदिया पर यानी कि मेवाड़ पर आक्रमण किया, और यह युद्ध कहलाता है सिंगोली का युद्ध, और सिंगोली वर्तमान में आता है राजस्थान के बांसवाड़ा में। वैसे सिंगोली के युद्ध के संबंध में हमको ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती, इसी कारण हम इस युद्ध से संबंधित एक निश्चित समय पर नहीं पहुंच पाते। खैर, सन 1364 ईस्वी में हमीर सिसोदिया की मृत्यु हो गई, और हमीर सिसोदिया की मृत्यु के बाद उनके पुत्र महाराणा क्षेत्र सिंह या महाराणा खेता वो मेवाड़ के अगले शासक बने। तो यहां पर मेवाड़ रियासत के पार्ट थर्ड में हमने देखा कि किस प्रकार सन 1303 ईस्वी में रावल रतन सिंह के साथ ही रावल शाखा का अंत हुआ, और सन 1326 ईस्वी में हमीर सिसोदिया ने सिसोदियाओं की सत्ता स्थापित की। मैंने यहां पर प्रयास किया कि सन 1303 की घटना के संबंध में जो भी मोहम्मद मलिक जायसी ने अपनी किताब पद्मावत में लिखा है उसमें क्या सही है और क्या गलत है, उसमें कौन कौन सी बातें काल्पनिक लिखी गई हैं। तो मैंने प्रयास किया कि उस घटना के संबंध में यानी अलाउद्दीन खिलजी और रानी पद्मिनी के संबंध में वास्तविकता आपके सामने ला सकूं। अब ये वीडियो आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट जरूर करें, और मेवाड़ रियासत से संबंधित नेक्स्ट पार्ट यानी कि पार्ट 4 के लिए आप थोड़ा सा वेट करें। थैंक यू, धन्यवाद।